Srinagar, then from Government Polytechnic Alwar, and then a center from Jaipur. Are you able to properly listen and properly watch me? Can we start the session, sir? Yes, sir. Please start. Okay. Thank you. देखिए, ये वाला जो सेशन है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं, कंप्लीट मेथोडोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द करिकुलम। हम टाइम टू टाइम करिकुलम रिवाइज करते रहते हैं अलग अलग स्टेट्स के। हमने रिसेंटली श्रीनगर जे.एंड.के स्टेट का, जैसे आपको पता है, जे.एंड स्टेट के काफी करिकुलम लास्ट ईयर ही रिवाइज किए हैं और उसके बाद अब हमारी स्टेज है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की। तो सिस्टमेटिकली हाउ द करिकुलम शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन इस सेशन में करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम करिकुलम का मतलब समझें कि करिकुलम का क्या मतलब हम लेते हैं। करिकुलम से हम समझते हैं कंप्लीट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस wherein we actually spell out what is to be taught। हमने अपने प्रोग्राम के दौरान क्या पढ़ाना है ये हम करिकुलम के अंदर स्पेल आउट करते हैं। देन why a particular thing is to be taught। कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है और इसको पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या नॉलेज आ जाएगी, क्या स्किल हम डेवलप कर पाएंगे, ये सभी चीजें भी हम ये करिकुलम का पार्ट है। एंड देन हाउ अ पर्टिकुलर थिंग इज टू बी टॉट। कोई भी चीज हमने बच्चों को सिखानी है, वो कैसे सिखानी है, लेक्चर से या कोई एक्चुअली हैंड ऑन एक्सपीरियंस है या कोई हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कोई चीज, तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी। और ये स्ट्रेटेजी है, इट विल वेरी फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। तो टोटलिटी में व्हाट इज टू बी टॉट, हाउ अ पर्टिकुलर थिंग इज टू बी टॉट, व्हाई अ पर्टिकुलर थिंग इज टू बी टॉट, और कैसे स्टूडेंट्स की हमने इवैल्यूएशन हमने कैसे करनी है ताकि हमें ये पता चले कि जो भी हम सिखाना चाहते थे बच्चों को वो बच्चों ने सीख लिया है। और ये सभी चीजें हैं, ये करिकुलम है। ये सभी चीजों जो मिल जाती हैं तो आपका ये करिकुलम बनता है। करिकुलम को अगर आपने अच्छे ढंग से समझना है तो हम करिकुलम को कैसे डेवलप करते हैं उसको टोटलिटी में प्रोसेस अगर आप देखेंगे तब आपको करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखें कि करिकुलम को हम कैसे डेवलप करते हैं। देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट की जब हम स्टेजेस पे जाते हैं, करिकुलम की डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस क्या है, तो फर्स्ट स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज इज नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस स्टेज। In this stage, we actually find out what are the employment opportunities for the students who will be passing out from a particular program। इन जो बच्चे हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में जिन्होंने एनरोल किया है, इन्हें कहाँ पे जॉब मिलेगी, किस टाइप की इंडस्ट्री में जॉब मिलेगी। मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल की इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, या कुछ बच्चे एज एंटरप्रेन्योर्स काम करेंगे, तो किस टाइप की जॉब मिलेगी, ये हम नीड एनालिसिस पे देखते हैं। देन व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, ये भी हम चेक करते हैं। किस टाइप की नई मशीन्स आई हैं, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, एक पर्टिकुलर एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग जिसका हमने करिकुलम बनाना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, ये भी हम स्टेज पे चेक करते हैं। फिर ये भी चेक करते हैं कि जब हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री में जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, तो वहां पे किस टाइप की एक्टिविटीज वो डे टू डे बेसिस पे किस टाइप की एक्टिविटीज वो करते हैं, ये भी नीड एनालिसिस पे हम डिफाइन करते हैं। तो नीड एनालिसिस में टोटलिटी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन, ये हम एक्चुअली ढूंढते हैं। और ये सारी चीजें जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें हम
इंडस्ट्री के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, और फिर जो एक्चुअली पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है। देन यू कम टू द सेकंड स्टेज। द सेकंड स्टेज इज करिकुलम डिजाइन स्टेज। करिकुलम डिजाइन में हम ये ढूंढते हैं कि हमने बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने उनको पढ़ाने हैं, और जब हमने सब्जेक्ट्स कर लिए, सब्जेक्ट एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, तब उनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पहले आएंगे, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा जाएगा, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ाया जाएगा, एंड देन इन सब्सिक्वेंट सेमेस्टर व्हिच सब्जेक्ट्स विल बी टॉट। फिर हमारी ये भी कोशिश रहती है कि थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ इंटीग्रेट किया जाए। तो थ्योरी में टाइम कितना दिया जाए, प्रैक्टिकल्स में टाइम कितना दिया जाए, ये सभी चीजें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। सब्जेक्ट के टोटल डिटेल कंटेंट्स क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हम सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे, और अगर एक सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल्स हैं तो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हम करवाएंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। आई मीन जैसे आप जिसकी बात हम करते हैं सिलेबस जो वर्ड कहते हैं, तो सिलेबस का मतलब बेसिकली ये है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के डिटेल कंटेंट्स क्या हैं, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल्स क्या है, ये सभी चीजें हम इस स्टेज पे, जिसका नाम है करिकुलम डिजाइन स्टेज, यहाँ पे सब चीजें डिसाइड करते हैं। और बच्चों को हमने एवेल्युएट कैसे करना है, इंटरनल असेसमेंट है, एक्सटर्नल असेसमेंट है, थ्योरी के मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स है, ये सभी चीजें भी करिकुलम डिजाइन स्टेज पे हम डिसाइड करते हैं। और जब हमारा ये स्टेज खत्म हो जाता है, तब हमारा करिकुलम डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार होता है। और ये जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है, हम वी सेंड दिस करिकुलम डॉक्यूमेंट टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जहां पे करिकुलम को हमने इंप्लीमेंट करना है। इसके बाद अगली स्टेज आपकी, ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग, इसके बाद करिकुलम जब आपका बन गया, तैयार है, करिकुलम डॉक्यूमेंट इज रेडी, देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इज करिकुलम इंप्लीमेंटेशन, जहां पे एक्चुअली आपने जब आपके इंस्टीट्यूशन में ये करिकुलम डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, देन यू हैव टू इंप्लीमेंट दिस करिकुलम। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, इसके बारे में हम इस सेशन में फोकस करेंगे, करिकुलम इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद भी एक स्टेप है, अगर आपको कहीं पे करिकुलम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती हैं, या आपको लगता है फॉर इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम डिजाइन और इन इंप्लीमेंटेशन, तो वो आप फीडबैक आप इकट्ठी करते हैं स्टूडेंट से और टीचर से, एंड देन यू टेक करेक्टिव एक्शन। इस फोर्थ स्टेज को हम कहते हैं करिकुलम इवैल्यूएशन। करिकुलम इवैल्यूएशन ऐसी स्टेज है जहां पे हम फीडबैक लेते हैं टीचर से और स्टूडेंट से, करिकुलम के रिलेटेड, करिकुलम चेंजेस के रिलेटेड, एंड देन वी टेक करेक्टिव एक्शन। माय फ्रेंड्स, ये जो थर्ड स्टेज है जिस पे हम फोकस करेंगे, करिकुलम इंप्लीमेंटेशन, इस सेक्शन में ज्यादा मेरा फोकस करिकुलम इंप्लीमेंटेशन पे रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि करिकुलम इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय करिकुलम इंप्लीमेंटेशन। देखिए, इंप्लीमेंटेशन का ये मतलब है कि व्हेन यू पुट ऑल योर रिसोर्सेज इनटू एक्शन, व्हेन यू पुट इनटू प्रैक्टिस द कोर्सेज ऑफ स्टडी, द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट्स, जब एक्चुअली आपके टीचर्स दे स्टार्ट एंगेजिंग द क्लासेस, योर स्टूडेंट्स दे स्टार्ट गोइंग टू द वर्कशॉप्स, द लेबोरेटरीज, वहां पे काम कर रहे हैं, और आपके बच्चे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, तो जब सभी लोग इन्वॉल्व हैं और एक्चुअली टीचिंग लर्निंग हो रही है, दैट मीन्स दैट करिकुलम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। Is it right? So putting into practice the courses of study, the syllabus and the subject, putting into action all your resources, that is curriculum implementation. Curriculum implementation में एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि implementation के दौरान students must acquire knowledge, skills and attitude. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम ये कहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन के दौरान सिर्फ टीचिंग नहीं होनी चाहिए, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो नॉलेज, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज करिकुलम इंप्लीमेंटेशन इज कंसर्न। और इसके लिए एक और एस्पेक्ट आप देखिए, इंप्लीमेंटेशन के दौरान एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पे अगर बच्चों को इफ दे हैव सम क्लैरिटी, अब अपने बच्चे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो अच्छे ढंग से टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। अ प्रॉपर इंटरेक्शन शुड टेक प्लेस अमंग्स द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स। तो उसके लिए एक सही एनवायरनमेंट, एक लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हम क्रिएट करें, तो तभी आपकी करिकुलम इंप्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से हो पाएगी। इज इट ऑलराइट? ओके, करिकुलम इंप्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। देखिए, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि टोटल 4 स्टेजेस हैं करिकुलम डेवलपमेंट की, और मुझे लगता है कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है करिकुलम इंप्लीमेंटेशन। देखिए, करिकुलम इंप्लीमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास ना 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन तो ये है कि आपने करिकुलम बड़े अच्छे ढंग से डिजाइन कर दिया, आपने अपना सिलेबस तो बनाया, अपने लोगों, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाया, आपने फीडबैक ली इंडस्ट्री के लोगों से, टीचर से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देखी आपने क्या है, और उसकी बेस पे आपने बहुत बढ़िया आपका सिलेबस, आपका बहुत बढ़िया बिल्कुल लेटेस्ट आपने अपना सिलेबस बनाया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से नहीं किया। एक तो ये सिचुएशन है, और सेकंड सिचुएशन ये है कि आपने करिकुलम जो डिजाइन किया है वो इतना बढ़िया नहीं है। आपने कुछ फीडबैक ली, लोगों से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और भी टेक्नोलॉजी भी देखी, लेकिन उसके बावजूद भी देयर इज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। आपने इतना बढ़िया आपका करिकुलम डिजाइन नहीं है, लेकिन जो भी आपने डिजाइन किया उससे बड़े अच्छे ढंग से आपने इंप्लीमेंटेशन पे आपने बहुत अच्छे ढंग से फोकस किया, आपने एफर्ट्स किए, इंप्लीमेंटेशन जो भी आपने बनाया उसको बहुत अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया। तो आप देखेंगे कि जो आपका सेकेंड सिचुएशन है जहां पे आपने इंप्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया ढंग से किया है, वहां पे आपको कंपैरेटिवली ज्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। वहां पे आपका जो बच्चों की कॉम्पिटेंसी है या बच्चों की नॉलेज एंड स्किल है वो अच्छे ढंग से डेवलप हो पाएगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट सिचुएशन। सो दैट इज ये आप यू कैन वेल अप्रिशिएट कि इंप्लीमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अदरवाइज नेशनल लेवल पे भी मैं जनरली देता हूं, आई मीन आवर पॉलिटिशियन आल्सो दे एग्री कि बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स होती हैं, लेकिन जब धीरे 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 करके जो एक्चुअल पर्सन, जिस आदमी के लिए स्कीम बनाई गई है उसके पास जो एक्चुअली बेनिफिट पहुंचना चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 10% तक ही वो बेनिफिट पहुंच पाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन किसी भी स्कीम का डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन होना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देन उसके बाद आप देखिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप कि हमने करिकुलम को जब इंप्लीमेंट करना है तो सिस्टमेटिकली हमारी अप्रोच क्या रहेगी, स्टेप बाय स्टेप हमें करिकुलम हम कैसे इंप्लीमेंट करें ताकि हमें इंस्टीट्यूशन लेवल पे या डिपार्टमेंट लेवल पे किसी टाइप की कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, आप स्टेप बाय स्टेप हमारी अप्रोच देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही आपके पास करिकुलम डॉक्यूमेंट आता है, मान लीजिए आप करिकुलम रिवाइज कर रहे हैं एक सेक्शन से, J&K में जैसे आप देखें कि J&K में लास्ट ईयर ही इन्होंने रिवाइज करिकुलम इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। जो भी इनके करिकुलम थे वो रिवाइज किए गए हैं और लास्ट ईयर से इन्होंने करिकुलम को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। तो अभी देखिए, सबसे पहला हमारा स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही आपने करिकुलम इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहला स्टेप डिपार्टमेंट लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या होना चाहिए, एनालिसिस ऑफ द करिकुलम टू डिटरमिन द चेंजेस। ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखें टोटलिटी में कि जो हमारे पास रिवाइज्ड करिकुलम है उसमें क्या चेंजेस हैं एज कंपेयर टू द एक्जिस्टिंग। क्या हमने कोई इज देयर एनी न्यू सब्जेक्ट दैट हैज बीन एडेड, या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो पहले पुराने करिकुलम में पढ़ाया जा रहा था और इस बार हमने उसे डिलीट कर दिया है, या कोई ऐसे प्रैक्टिकल्स थे जो पहले करवाए जा रहे थे वो इस बार अभी नहीं करवाए जा रहे हैं,
कई बार आप देखेंगे कि पूरे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स ही चेंज होते हैं, पूरे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स में ही चेंज आ जाती है, तो पूरा टोटलिटी में इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो पूरा टोटलिटी में आप देखें, एक टीम बनाए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं या कुछ कोई सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो बैठ के देखते हैं कि हमारे करिकुलम के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ओके, इसके बाद आप देखिए सेकंड स्टेप क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ द फैकल्टी अबाउट सेलिएंट फीचर्स ऑफ करिकुलम। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं पे मिस आउट हो रहा है, ये स्टेप हम छोड़ देते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हम जनरली इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन में जैसे ही रिवाइज करिकुलम आता है तो जो एक पर्टिकुलर टीचर है, एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या चेंजेस आई हैं वो हम उस सब्जेक्ट टीचर को पास ऑन कर देते हैं कि आप लास्ट टाइम ये पढ़ा रहे थे, अब आपके रिवाइज करिकुलम में ये चीज आ गई है, अब आपने अगले सेमेस्टर से ये आपने पढ़ाना है। आई थिंक इससे बढ़िया अप्रोच ये होगा कि आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम इंप्लीमेंट करने से पहले लेट अस ओरिएंट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स अबाउट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द करिकुलम। पूरा टोटलिटी में हमारे करिकुलम के अंदर ब्रॉडली क्या चेंजेस आई हैं, हमारे रिवाइज्ड करिकुलम के क्या फीचर्स हैं, कोई हमने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है या कोई प्रोजेक्ट वर्क की बात करते हैं या कोई कैंप्स की बात करते हैं, एनवायरमेंट अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात करते हैं, इसके रिलेटेड आर देयर एनी कंटेंट्स दैट हैव बीन एडेड इन द करिकुलम। तो टोटलिटी में हम सभी फैकल्टी मेंबर्स को करिकुलम के फीचर्स के बारे में बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीचर्स उन चीजों के साथ डील कर रहा है या नहीं कर रहा है, बट ऑल द फैकल्टी मेंबर्स दे मस्ट बी अवेयर ऑफ the broad aspects of the revised curriculum. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इफ यू हैव टू इंप्लीमेंट द रिवाइज्ड करिकुलम इन ए प्रॉपर वे, यू विल नीड इक्विपमेंट, मशीन्स, टूल्स, ये आपको जरूरत पड़ेगी। आपको इंस्ट्रक्शन मटेरियल की भी अच्छी जरूरत पड़ेगी, अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं, अच्छे लैब मैनुअल्स हैं, लाइब्रेरी में अच्छी फैसिलिटीज हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज, ये भी आपको चाहिए होगा। और कुछ जगह पे आपको शायद एडिशनल फैकल्टी या एडिशनल स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। तो रिसोर्सेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आप प्लान करेंगे, आपको शुरू में शायद आपके पास रिसोर्सेज ना हो, तो आप कैसे प्लान करेंगे, कैसे नेटवर्किंग करेंगे बाकी जगह से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लान करें कि हमने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए एक और स्टेप देखिए, ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टी इन इमर्जिंग। जैसे ही आपके देखिए, आप जब भी करिकुलम रिवाइज होगा तो डेफिनेटली कुछ सब्जेक्ट्स तो हम डेफिनेटली ऐड करेंगे, 3 सब्जेक्ट हैं या 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको नए लगेंगे, या कुछ कई बार ऐसा होता है करिकुलम के अंदर हमने कुछ इलेक्टिव्स ऐड कर दिए। नाउ these subjects might be new for the polytechnic और इंजीनियरिंग कॉलेज, या फैकल्टी के मेंबर्स हैं वो खुद कहेंगे कि सर ये तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, अगर आप मुझे ये पढ़ाने को कहते हैं तो मैं तो मुझे खुद ट्रेनिंग की जरूरत इसमें है। दैट मीन्स you need to train the faculty members in specific subject areas। कुछ जो इमर्जिंग एरियाज हैं जो हमने सिलेबस के अंदर डाले हैं, उसके रिलेटेड आपको अपने फैकल्टी मेंबर्स को आप पहले तो आइडेंटिफाई करें कि इस सब्जेक्ट को, इस नए सब्जेक्ट को ये फैकल्टी मेंबर पढ़ाएगा, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें। उसके बाद आपको यू हैव टू मेक एफर्ट्स, इंस्टीट्यूशन हैज टू मेक एफर्ट्स so that the faculty member they are sent for training, they are updated in that particular subject area, ताकि वो बड़े conveniently वो सब्जेक्ट को पढ़ा सके, चाहे वो थ्योरी के कंटेंट्स हैं या प्रैक्टिकल के कंटेंट्स हैं। सो ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टी इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरियाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन प्रेपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अच्छा गुड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए टेक्स्ट बुक्स हैं या लैब मैनुअल्स हैं
और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो अगर बिल्कुल नए कोर्सेज आप स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे तो डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन मटेरियल की कमी है। मेरे माइंड में एकदम इंस्टेंटली मेरे माइंड में आता है, हमने J&K स्टेट के लिए हमने काफी टाइम पहले एक डिप्लोमा कोर्स हमने डिजाइन किया था, वुड टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कोर्स था। तो उसमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली आई कैन अप्रिशिएट द फैक्ट कि वहां पे अच्छी टेक्स्ट बुक्स है या लैब मैनुअल्स है, वो अभी चीजें अवेलेबल नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन पे लेवल पे भी हमें एफर्ट करने पड़ेंगे कि वी प्रिपेयर गुड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। हम टीम बनाए लोगों की, कुछ बाहर से एक्सपर्ट लें या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इस एरिया में इन्वॉल्व है, 4-5 लोगों की टीम बनाएं और जो एक्चुअली टीचर हैं जो इन्वॉल्व हैं उसे पढ़ाने में, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ द टीम। और ये टीम जो है टोटल मिलके कुछ कोई नोट्स फॉर्म में या कुछ छोटी सी बुकलेट फॉर्म में इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज तैयार करे। तो इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छे ढंग से करिकुलम को आपने इंप्लीमेंट करना है, आप पढ़ा देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आल्सो नीड सम इंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसको वो स्टडी कर सकें, एज ए रेफरेंस मटेरियल से यूज कर सकें। लाइब्रेरी में भी आपके अच्छे इंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत है। तो गुड इंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल हो, इट शुड बी अवेलेबल टू द स्टूडेंट्स। इसके लिए भी कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत है। ओके, देन उसके बाद आप देखिए, अब हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं करिकुलम इंप्लीमेंटेशन को। आई मीन व्हेनेवर वी टॉक विद द टीचर्स और स्टूडेंट्स या हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट से जब बात करते हैं कि आपके करिकुलम आप ठीक ढंग से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, देन देयर आर होस्ट ऑफ प्रॉब्लम। जी हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूशन में ये चीज अवेलेबल नहीं है या डिपार्टमेंट में इस चीज की कमी है। तो कौन कौन सी चीजें हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका डिपार्टमेंट में या इंस्टीट्यूशन में होना बहुत जरूरी है, और अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है तब आप करिकुलम ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला फैक्टर, सम ऑफ दीज थिंग यू ऑलरेडी नो, लेकिन मैं आपके साथ कुछ चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज आप देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ resources. This, I think, all of us, we definitely appreciate this point कि resources का होना बहुत जरूरी है। Resources, physical resources हैं, machines हैं, equipment हैं, tools हैं, working order में ये सभी चीजें हो, इनका होना बहुत जरूरी है। अच्छा इंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ साथ क्लासरूम के अंदर हमारी क्या फैसिलिटीज हैं, नॉट ओनली टेबल चेयर या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की सिर्फ बात नहीं हम कर रहे हैं, इवन हमारे कुछ ऑडियो विजुअल एड्स की जब बात करते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फैसिलिटीज हैं। आप कोई फिल्म दिखाना चाहते हैं बच्चों को, या आप कोई बच्चों को मॉडल दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास कोई कट सेक्शन के मॉडल्स हैं, अवेलेबल हैं, तभी आप दिखा पाएंगे। तो अच्छे रिसोर्सेज होना इंस्टीट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर अगर आपके पास कुछ जो रिसोर्सेज है रेलेवेंट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करिकुलम के रिलेटेड अगर रिसोर्सेज नहीं है, तब आपको करिकुलम को इंप्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी। तो एक तो पॉइंट रिसोर्सेज पे। उसके बाद आप देखिए, सेकेंड पॉइंट इज मोटिवेटेड टीचर्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोटिवेटेड टीचर्स। देखिए इसमें ना दो एस्पेक्ट है। एक तो पहले तो मैं टीचर्स की बात ही करता हूं कि कुछ तो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे फैकल्टी की या स्टाफ की कमी है। आई मीन सैंक्शन स्ट्रेंथ और है और एक्चुअल स्ट्रेंथ है, दैट इज अराउंड 40% और 50% ऑफ द सैंक्शनड इनटेक। तो अगर तो टीचर्स ही नहीं है, फैकल्टी नहीं है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं कहता हूं कि ओके, अगर आपके हमारे इंस्टीट्यूशन में 2 या 3 लोग कम हैं एक डिपार्टमेंट में, लेकिन वॉट एवर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द डिपार्टमेंट और द इंस्टीट्यूशन, उनका मोटिवेशन लेवल क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी मस्ट हैव मोटिवेटेड टीचर्स, वी मस्ट हैव कमिटेड टीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास राइट टाइप ऑफ टीचर्स हैं, फैकल्टी और स्टाफ, then you will be able to implement the curriculum in a proper way, even if अगर आपके पास 1-2 टीचर्स कम हैं।
फिर भी आप चीजों को अच्छे ढंग से मैनेज कर पाओगे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किस ढंग से ये मैनेजमेंट की भी जिम्मेवारी है, किस ढंग से आप लोगों को मोटिवेटेड रख पाते हैं थ्रू सम इंसेंटिव्स, through some challenging tasks, and there are so many other ways by which you can keep them motivated. So motivated faculty and staff, that is very important factor as far as curriculum implementation is concerned. और देखिए और फैक्टर्स आप देखिए, स्टूडेंट्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है as far as curriculum implementation is concerned. देखिए हमारे स्टूडेंट्स का इनटेक लेवल क्या है, आर दे एबल टू कंप्रीहेंड द थिंग्स, आर दे एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, जो भी हमारे टीचर्स बात कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहे हैं या किसी चीज के प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर हैं, उनके बारे में हम चीजों को विस्तार में बता रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे उन चीजों को अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं? अगर कोई बच्चों को डाउट्स हैं, आर दे एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द टीचर, विद हिज और हर कोलीग्स, अच्छे ढंग से वो बात कर पाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बच्चों का इनटेक लेवल जो इनिशियल लेवल है, जो जिस टाइप के हम बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 10+ का बच्चा एवरेज बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, उसका लेवल ये होना चाहिए, तो अगर हमें उस टाइप के बच्चे मिल रहे हैं, then you will be able to implement the curriculum properly. लेकिन अगर बच्चों का इनटेक पे लेवल ठीक नहीं है, then you will have problem. फिर तो आपका काफी टाइम उनको कॉन्सेप्ट समझाने में या ये उन चीजों को, बाकी जो करिकुलम के रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको समझाने में you will have to put in more efforts. ज्यादा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ज्यादा आपको एनर्जी आपकी ज्यादा इस पे लगेगी, तो स्टूडेंट्स का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, देन एक दो और आप देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लीडरशिप एट द इंस्टीट्यूट लेवल, लीडरशिप एट द डिपार्टमेंट लेवल। देखिए हम कोशिश करें कि करिकुलम अगर अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में या फैकल्टी के मेंबर्स अलग अलग लेवल पे अच्छे ढंग से करिकुलम को इंप्लीमेंट करें, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश करें करिकुलम ऑफरिंग के अंदर। हम अगर कोई भी टीचर है अपने अलग ढंग से पढ़ाना चाहता है, he or she wants to have some यूनिक स्ट्रेटेजी, कोई इनोवेटिव ढंग से पढ़ाना चाहता है, क्लासरूम से बाहर कोई विजिट पे लेके जाना चाहता है, आई थिंक द मैनेजमेंट शुड एनकरेज दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अगर आपके इंस्टीट्यूशन में रिसोर्सेज की कमी है और इफ यू टाई अप विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, सम अदर इंस्टीट्यूशन, और आपके स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे जाके कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं या कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज करते हैं रिलेटेड टू करिकुलम, तो ये भी हमें एनकरेज करना चाहिए। प्रैक्टिकल्स एक ऐसा पोर्शन है, और ये सभी आप अप्रिशिएट करेंगे, जहां पे कहीं ना कहीं पे हम पीछे रह जाते हैं। जो थ्योरी वाला पोर्शन है, क्लासरूम के अंदर टीचिंग है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे टीचर पढ़ा भी पाते हैं, बच्चे चीजों को नॉलेज गेन भी कर लेते हैं, लेकिन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, या एक्चुअली जब स्किल डेवलप करने की बात आती है, वहां पे शायद हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, या उतना जो चीजें या जितना एफर्ट्स चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे लीडरशिप कम्स इनटू पिक्चर। वी शुड प्रमोट ऑल दिस थिंग्स। आपको चाहे रिसोर्सेज की कमी है या आपको इक्विपमेंट की कमी है, किसी न किसी तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाए, नेटवर्किंग की जाए, और बच्चों के अंदर डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स हम डेवलप करें। ये हमारा लीडर्स का उद्देश्य होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप देखिए लिंकेज विद द इंडस्ट्री। ये जो ऐसा एस्पेक्ट है विद विच ऑल ऑफ यू आर अवेयर, मुझे लगता है कि शायद मुझे ज्यादा एम्फेसिस इस पे देने की जरूरत नहीं है। हम एक्चुअली जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या पॉलिटेक्निक्स के अंदर, जो भी आप प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, इनफैक्ट दे आर ऑल मेंट फॉर द इंडस्ट्री। वी आर एक्चुअली हेल्पिंग द इंडस्ट्री। हम हमारी इंडस्ट्री को ट्रेन्ड मैन पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट इन्वॉल्व द इंडस्ट्री ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन? व्हाई नॉट कॉल द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन? वो हमारे बच्चों के साथ शेयर करें कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स है इन रिस्पेक्टिव एरिया,
और हमारे इंडस्ट्री के लोगों को कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो हमारे बच्चों से क्या चाहते हैं, किस टाइप की नॉलेज वो चाहते हैं हमारे बच्चों में हो, किस टाइप की स्किल्स हमारे स्टूडेंट्स के अंदर हो, ये सारी चीजें अगर इंडस्ट्री के लोग हमारे इंस्टीट्यूशन में आके शेयर करें, दैट विल डू ए लॉट ऑफ गुड टू द स्टूडेंट्स, और इस तरह आपका करिकुलम अच्छे ढंग से आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देन माय फ्रेंड्स, द एनवायरनमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड द कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट। देखिए, अगर आप हमारा इंस्टीट्यूशन में जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे हमारा फोकस है, तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इफेक्टिव कैसे हो सकती है, और बढ़िया हम कैसे पढ़ा सकते हैं, और हमारा स्टूडेंट और अच्छा कैसे सीख सकते हैं, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एनवायरनमेंट एंड कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। किस टाइप का एनवायरनमेंट हमारी संस्था का होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे मैक्सिमम सीख सकें। तो आप देखेंगे कि अच्छा एनवायरनमेंट है, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीनरी ऑल अराउंड, और आसपास की चीजें जो हमने ऑर्गेनाइज की हुई हैं, इक्विपमेंट है आपका या फर्नीचर है, क्लासरूम के अंदर जो भी आपने सेटअप किया हुआ है, वो अच्छे ढंग से चीजें ऑर्गेनाइज की हुई हो, कोई चीजें टूटी ना हो, ऑल द थिंग्स आर एट प्रॉपर प्लेस। तो अगर इस टाइप की चीजें हमारी संस्थाओं में हैं, देन वी कैन से कि एक अच्छा एनवायरनमेंट है, और तभी आपके स्टूडेंट्स हैं अच्छा सीख पाएंगे। हमारे टीचर्स का भी दिल करेगा कि वो इंस्टीट्यूशन में आके अच्छे ढंग से पढ़ा सकें, अच्छे ढंग से एफिशिएंटली काम कर सकें। एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेम थिंग इज ट्रू फॉर एज फार एज कल्चर इज कंसर्न। हमारा कल्चर क्या है, डू वी फोकस ऑन क्वालिटी, क्या हमारा फोकस है कि हमने अच्छे ढंग से करिकुलम को इंप्लीमेंट करना है, क्या हमारा एम्फेसिस है कि हमने इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना है इंप्लीमेंटेशन के दौरान। तो कल्चर, अगर ये इस टाइप का कल्चर है, और क्या हमारा फोकस है कि हमने जो भी टारगेट रखा हुआ है कि इस डेट को हमने ये एक्टिविटी खत्म कर देनी है, इस डेट को हमने एग्जाम कमेंस हो ही जाने हैं, इस डेट को सभी स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग के लिए जाना ही है। तो इस टाइप का अगर हमने टारगेट रखे हुए हैं और हम विद इन दैट टाइम लिमिट चीजों को कंप्लीट कर पाते हैं, दैट टॉक्स अबाउट द कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो एनवायरनमेंट एंड कल्चर, बोथ दीज factors are very very important as far as implementation is concerned. Okay, देखिए, मैंने आपके साथ शेयर किया फैक्टर्स कौन कौन से हैं, थोड़ा सा मैंने स्टेप्स के बारे में भी बताया। अब मैं टोटलिटी में आपको बताता हूं कि कंप्लीट मेथोडोलॉजी क्या है। अगर आपने करिकुलम को इंप्लीमेंट करना है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, डिपार्टमेंट लेवल पे या इंस्टीट्यूशन लेवल पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप कैसा पूरी प्लान कैसे बनाएंगे करिकुलम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो देखिए, अगर आपने करिकुलम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करना है तो पहला आपका स्टेप होगा, मैंने आपके साथ कुछ फैक्टर्स शेयर किए, तो आपका पहला स्टेप ये होगा आइडेंटिफाई की एरियाज, कि आपने कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आपने फोकस करना है ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन। जैसे मैं आपको एक दो एरियाज बताता हूं। जैसे आप ये डिसाइड करते हैं कि मैंने रिसोर्सेज पे फोकस करना है, कि हमने अच्छे ढंग से विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम हमने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, मशीनें लेनी है, इक्विपमेंट लेना है, या अगर फैकल्टी या स्टाफ की कमी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक्शन लेना है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ की एरियाज। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दिस की एरिया इज वेरी ब्रॉड, बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर आपका की एरिया बहुत बड़ा है तब आप उसे थोड़े से छोटे छोटे टास्क में बांट लीजिए। ये आपका सेकंड स्टेप होगा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड टास्क। छोटे छोटे टास्क में आप उस चीजों को बांटिए। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि एक बड़ा एरिया है उसे छोटे छोटे टास्क में आपने कैसे बांटना है। और जब आपने की एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, की टास्क आइडेंटिफाई कर लिए, the next step will be making the people responsible for key areas and tasks। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोई जो भी आपने टास्क या एरियाज आइडेंटिफाई किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग who will be the person responsible for taking care of that key area or carrying out those tasks, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो some senior faculty member और HOD और principal who is responsible for carrying out these activity, ये भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन सभी चीजों को मिला के पूरे की पूरी आपकी प्लान बन जाएगी।
तो वंस यू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स, यू मेक ए प्लान, टोटल कंप्लीट प्लान, इसको मैं कहता हूं ऑपरेशन प्लान। और एक ये टेबुलर फॉर्म में ये सारी प्लान आएगी, और उस प्लान में लिखा होगा की एरिया कौन सा है, टास्क कौन सा है, और हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। ये मैं आपको अगली स्लाइड में आपको ये ऑपरेशन प्लान दिखाई देगा टेबुलर फॉर्म में। और कैरिकुलम इंप्लीमेंटेशन का एक्चुअली मतलब ये होगा, अगर ये आपने ऑपरेशन प्लान आपने इंप्लीमेंट अच्छे ढंग से कर दी तो आपका कैरिकुलम इंप्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से हो जाएगा। सो इंप्लीमेंटेशन इज नथिंग बट एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस ऑपरेशन प्लान विच यू हैव प्रिपेयर। अब देखिए आप, ये ऑपरेशन प्लान आपको कैसे दिखाई देगी, ये देखिए आप अगली स्लाइड में टोटल ऑपरेशन प्लान आपको कैसे दिखाई देगी। दिस इज द टेबुलर फॉर्म जहां पे आपकी ऑपरेशन प्लान दिखाई दे रही है। तीन चीजें जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, की एरियाज, रिलेटेड टास्क एंड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर कैरिंग आउट दिस की एरियाज और रिलेटेड टास्क। देखिए एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं की एरिया में। मान लीजिए इंप्लीमेंटेशन के लिए आपका एक स्टेप, जैसे मैंने आपके साथ जब शेयर भी मैं कर रहा था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द फैकल्टी एंड द स्टाफ, ये आप चीज करना चाहते हैं सभी लोगों के लिए। आपने सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी स्टाफ मेंबर्स को इंप्लीमेंटेशन से पहले सभी को यह बताना है कि मेरे कैरिकुलम के अंदर, इस रिवाइज्ड कैरिकुलम के अंदर क्या चेंजेस हैं एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग कैरिकुलम, ये सभी को बताना है। ये मेरा की एरिया है। अब ये एक बड़ा एरिया है, इसको थोड़े से छोटे छोटे पार्ट में आप बांटे तो इसका एक छोटा सा टास्क देखिए। एक तो है कि जस्ट आप ओरिएंटेशन कर दें कि कैरिकुलम के अंदर क्या चेंजेस आई हैं और कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स में क्या चेंजेस आई हैं एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग कैरिकुलम। ये मेरा एक छोटा सा टास्क हो गया। अब इसके लिए कौन, हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, हु विल कैरी आउट दिस टास्क, तो इसके लिए द राइट पर्सन इज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी फैकल्टी मेंबर्स को बताए कि हमारे सिलेबस के अंदर अगले सेशन से क्या कैरिकुलम के अंदर क्या चेंजेस आएंगी और क्या हमने नया पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये सभी फैकल्टी मेंबर्स को बताएगा। एक तो ये टास्क है, लेकिन जैसे मैंने बताया ये एक बड़ा एरिया है, इसके रिलेटेड एक दो और आप देखिए टास्क देखिए। इसी के रिलेटेड एक टास्क और होगा, एडिशनल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, इसको आइडेंटिफाई किया जाए। जब भी आप रिवाइज्ड कैरिकुलम चलाते हैं तो आपको कुछ एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको एडिशनल इक्विपमेंट की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको एडिशनल फैकल्टी या स्टाफ मेंबर की जरूरत पड़े, हो सकता है रिसोर्सेज की कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल की जरूरत पड़े, तो एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए। वो आपको एडिशनल क्या चाहिए ये भी आप आइडेंटिफाई करें। तो एचओडी और एक या दो फैकल्टी मेंबर्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, वो सभी मिलकर आइडेंटिफाई करें इस कैरिकुलम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एडिशनल रिसोर्सेज क्या चाहिए। एक तो मैं और आपको एरिया दिखाता हूं, ये और एरिया था ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर फैकल्टी एंड स्टाफ। एक और ये एरिया और देखिए, प्रोक्योरिंग द रिसोर्सेज। आपने अगर कैरिकुलम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करना है, आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, और अगर आपकी इंस्टीट्यूशन में रिसोर्सेज वो नहीं है, देन यू नीड टू प्रोक्योर दोज रिसोर्सेज। तो ये भी एक बड़ा एरिया, दिस इज ए बिग एरिया। इसको भी आप छोटे छोटे टास्क में बांटिए। देखिए, एक तो आपका छोटा सा टास्क है सेटिंग अप न्यू लैब्स एंड वर्कशॉप। मान लीजिए मैंने कोई ऐसा सब्जेक्ट डाल दिया, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स डाल दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी इंस्टीट्यूशन में लैब ही अवेलेबल नहीं है, तो आपको लैब सेटअप करनी पड़ेगी। मैंने कुछ ऐसे प्रैक्टिस टास्क डाल दिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास वर्कशॉप ही नहीं है, देन यू नीड टू सेट अप द वर्कशॉप, तो वर्कशॉप आपको सेटअप करनी पड़ेगी। तो एक तो ये टास्क हो गया, दैट यू नीड टू सेट अप द न्यू लैब और न्यू वर्कशॉप। एक और टास्क ये हो सकता है कि आपके पास लैब तो है, वर्कशॉप तो है, बट देन यू डोंट हैव द इक्विपमेंट। आपके पास कोई स्पेसिफिक मशीन नहीं है या कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, सो दैट मीन्स यू हैव टू प्रोक्योर दैट इक्विपमेंट। कई बार आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास आपको रिवाइज कैरिकुलम में इस टाइप की चीजें हम डाल देते हैं, कुछ कोई एडिशनल इलेक्टिव डाल दिए हमने, तो आपको कई बार एडिशनल फैकल्टी की या एडिशनल स्टाफ की जरूरत होती है। सो दैट मीन्स यू हैव टू इंडक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज।
तो ये चीजें हैं आपकी रिलेटेड टू प्रोक्योरिंग रिसोर्सेज। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देखिए कि हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टास्क, सेटिंग अप न्यू लैब्स एंड वर्कशॉप, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? प्रोक्योरिंग इक्विपमेंट, हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, एंड इंडक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, principal or HOD for setting up new labs and workshops, head of department for procuring the equipment, and directorate of technical education or principal for recruiting staff or faculty। क्योंकि recruitment के लिए आपको अपने qualification देखनी होती है, experience देखना होता है। That is why directorate of technical education or principal they come into the picture। एक आधा और आप देखिए की एरिया और देखिए, ऑर्गेनाइजिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अगर हमारे करिकुलम के अंदर कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं, उनको अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए हमें अपने फैकल्टी मेंबर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजिंग फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर दैट, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है, दिस अ बिग एरिया। इसके लिए आप देखिए छोटे छोटे टास्क आप देखिए। एक तो है, अब जो ट्रेनिंग देनी है वो 2-3 एरियाज में आप दे सकते हैं। एक तो ये है कि हमारे टीचर्स को आपने सब्जेक्ट एरिया के अंदर ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, आप उनकी नॉलेज की अपडेशन कर रहे हैं, आप उनकी स्किल्स की अपडेशन कर रहे हैं, और इसके लिए द कंसर्न पर्सन हु विल बी कैरिंग आउट दिस टास्क इज द प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एक तो ये चीज है। सेकेंड थिंग इज कि कई बार ना टीचर्स को अपने सब्जेक्ट एरिया में तो नॉलेज है, उन्हें पता है, उन्हें जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, वो तो क्लैरिटी है, लेकिन एक्चुअली क्लासरूम के अंदर कैसे पढ़ाना है, या लेबोरेटरी के अंदर जाके या वर्कशॉप के अंदर प्रैक्टिकल्स कैसे करवाने हैं, वर्कशॉप एक्सरसाइजेस कैसे करवानी है, वहां पे उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। ऑडियो विजुअल एड्स को क्लासरूम के अंदर कैसे यूज करना है, वहां पे ट्रेनिंग की जरूरत है। पेडागोजी के एस्पेक्ट समझने हैं, बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है, बच्चे अच्छे ढंग से कैसे सीखेंगे, ये चीजें कई बार जो हमारे टीचर्स हैं, रिक्रूटमेंट है, और स्पेशली JNK के लिए ये चीजें ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि JNK में अभी आपने देखेंगे कि काफी नए पॉलिटेक्निक्स हैं, आपने अभी एस्टेब्लिश किए हैं, तो वहां पे नई फैकल्टी आएगी, न्यू पर्सन विल बी देयर। तो उन्हें क्लासरूम के अंदर कैसे उन्होंने पढ़ाना है, ऑडियो विजुअल एड्स क्लासरूम के अंदर कैसे यूज करनी है, उसके लिए ट्रेनिंग की उन्हें सभी को जरूरत है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रिंसिपल की या हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। एंड देन ट्रेनिंग इन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्हें किस एरिया में ट्रेनिंग की जरूरत है? इन मैनेजिंग द रिसोर्सेज, चाहे उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, या उन्होंने फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, या इंस्टीट्यूशन पे किसी भी लेवल की मैनेजमेंट है, वहां पे इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए दे नीड टू अटेंड सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की। सो कॉन्टिन्यूसली मैं इनफैक्ट आई विल अर्ज ऑल द टीचर्स जो भी हमारे प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लेवल पे भी एक तो इंस्टीट्यूशन अपने आपको कोशिश कर रहा है कि आपको ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन अपने लेवल पे भी हम सभी कोशिश करें अपने आप को अपडेटेड रखें इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ स्किल। कोई भी प्रोग्राम है आपके इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशन में हो रहा है, कहीं पे इंडस्ट्री में अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि यहाँ पे अगर मुझे ट्रेनिंग मिल जाए हफ्ते की या 10 दिन की या 1 महीने की, दैट विल डू ए लॉट ऑफ गुड टू यू, तो वहां पे आप डेफिनेटली कोशिश करें, ट्रेनिंग लेने की कोशिश करें, अपने इंस्टीट्यूशन को बताएं, HOD को बताएं, प्रिंसिपल को बताएं, एंड दे विल डेफिनेटली डिप्यूट यू। कई बार आपको अगर नहीं भी भेज पाते हैं, इवन मैं ये भी कहता हूं कि आप इवन अपनी तरफ से भी आप कोशिश करें, अपने आप को अपडेटेड रखने की कोशिश करें। लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको डेफिनेटली ये बेनिफिट करें। ओके, एक और मैं पॉइंट इस पे की एरियाज में मैं शेयर करना चाहता हूं, डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज। ये भी एक, दिस इज आल्सो ए की एरिया। इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए। इंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज से हम समझते हैं
कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं, लैब मैनुअल्स हैं, वर्क बुक्स हैं, या कोई ऑडियो विजुअल एड्स हैं, मॉडल्स हैं, स्लाइड्स हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ये सारा इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज है, इन्हें भी हमें डेवलप करना चाहिए। अब ये भी एक बड़ा एरिया है, दिस अगेन इज ए बिग एरिया। इसके भी आप छोटे छोटे टास्क आप देखिए। एक तो छोटा सा टास्क आप हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे ये करें, डेवलपिंग द लर्निंग मटेरियल, कि कुछ जहां पे आपके पास अच्छी बुक नहीं है, आपने 4-5 लोगों की टीम बनाई और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाया। सब्जेक्ट टीचर्स की टीम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब्जेक्ट टीचर्स की। सब्जेक्ट टीचर्स इकट्ठे बैठे और इकट्ठे बैठ के उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाया। तो एक तो ये चीज हो गई। सेकेंड चीज ये है कि असेसिंग द लर्निंग मटेरियल। जो आपने मटेरियल एक बार बना लिया, उसे थोड़ा सा कोशिश करें कि उसे देखें कि उसकी क्वालिटी कैसे है। और ये असेस आप इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी कर सकते हैं और दूसरी जगह पे भी जा सकता है। मान लीजिए आपने अलवर के जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उन्होंने कुछ कोई लर्निंग मटेरियल बनाया एक सब्जेक्ट के रिलेटेड। अब आपने बना तो लिया, अब वो कैसा बना है, उसकी क्वालिटी कैसे है, यू सेंड इट टू जोधपुर और यू सेंड इट टू सम पॉलिटेक्निक इन जयपुर। वहां के टीचर वो चेक करेंगे कि ये क्या मटेरियल अच्छा बना है, वो कोई फीडबैक देंगे, उसे आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। आप अपने इंस्टीट्यूशन में भी वो मटेरियल को आप असेस कर सकते हैं, एक टीम बना सकते हैं। असेसिंग द लर्निंग मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप उस मटेरियल को सदा अपडेटेड रख सकें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और समटाइम्स माय फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि कई बार मटेरियल अवेलेबल भी है मार्केट में। आप ना कोशिश करें, आप इंटरनेट पे देखें, आप जो पब्लिशर्स हैं उनको कांटेक्ट करें, आपकी स्टेट के या आपकी अदरवाइज बाकी स्टेट्स में आप देखिए, तो आपको डेफिनेटली कुछ बढ़िया टेक्स्ट बुक्स हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, मॉडल्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, फिल्म्स आपको अच्छी मिल सकती हैं, आप अगर कोशिश करेंगे। तो अगर आपको मिल जाता है कुछ अच्छा मटेरियल, then you have to make efforts in procuring the instruction material। चीजों को, एक तो चीज आपको मिल गई और उसे फिर आपने इंस्टीट्यूशन के लिए लेना, वो भी एक लंबी प्रोसेस है। आपने वो यू गो इन फॉर उसकी स्पेसिफिकेशन तैयार करें, फिर आप कोटेशन कॉल करते हैं या और जो भी आपका प्रोसेस है, तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। सो देन यू हैव टू मेक एफर्ट्स इन प्रोक्योरिंग द रिसोर्सेज। तो ये भी ड्यूटी है प्रिंसिपल की और हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा इंस्ट्रक्शन मटेरियल हमारी संस्था में अवेलेबल हो, हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, स्टूडेंट्स को अवेलेबल हो, इसके लिए हमें डेफिनेटली कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, देन द लास्ट स्लाइड जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस सेशन की लास्ट स्लाइड, मॉनिटरिंग द करिकुलम इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने करिकुलम रिवाइज कर लिया, अब उसे इंप्लीमेंटेशन आप कर रहे हैं, तो मॉनिटर करें, एचओडी हैं और प्रिंसिपल मॉनिटर करें कि क्या हम ठीक ढंग से करिकुलम को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी को करिकुलम इंप्लीमेंटेशन में। इज देयर एनी प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय फैकल्टी मेंबर और स्टाफ मेंबर। इसके छोटे छोटे आप देखिए टास्क देखिए, अलॉटिंग द ड्यूटीज फॉर इंप्लीमेंटेशन। एक तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सभी को आप बता दें, सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सभी स्टाफ मेंबर्स को, कि उनका करिकुलम इंप्लीमेंटेशन में क्या रोल है। अगर कोई नए सब्जेक्ट हैं तो आप आइडेंटिफाई करें कि ये नए 4-5 नए सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट किस टीचर ने पढ़ाना है, ये अलग से ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसके प्रैक्टिकल किस स्टाफ मेंबर ने करवाने हैं, तो ये आइडेंटिफाई करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रिंसिपल या एचओडी की। देन आप देखिए करिकुलम इंप्लीमेंटेशन में कलेक्टिंग द फीडबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सभी जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे स्टाफ के सदस्य हैं जो भी इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व हैं, उनसे कॉन्टिन्यूसली फीडबैक ली जाए कि आपको कोई इंप्लीमेंटेशन के दौरान कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर कोई स्टाफ मेंबर अच्छे ढंग से प्रैक्टिकल नहीं करवा पा रहा है, देयर मस्ट बी सम डिफिकल्टी, शायद उसका इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा, या उसके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, या उसके पास सिलेबस ही अवेलेबल नहीं है। तो ये आप फीडबैक इकट्ठी करें। इवन स्टूडेंट से फीडबैक लें कि क्या उन्हें चीजें समझ आ रही हैं, कहां पे दिक्कत आ रही है। कलेक्टिंग द फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप विजिट करें, मैं इनफैक्ट, और ये आपके करते हैं, मैंने देखा है JNK में और राजस्थान में हमने देखा है, ये कॉन्टिन्यूसली आपके प्रिंसिपल्स हैं, HODs हैं, दे कीप ऑन विजिटिंग वेरियस डिपार्टमेंट,
दे विजिट द क्लासेस, और उसका बेसिकली पर्पस यही होता है कि इम्प्लीमेंटेशन में हमारे लोगों को किसी टाइप की दिक्कत तो नहीं आ रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की। देन आप देखिए, इसी में आप देखिए एक टास्क है इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्ट्रेंथन किया जाए। जितना भी इंडस्ट्री के सामने इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज ऑल राइट, लेकिन कॉन्टिन्यूसली उसे और रीइंफोर्स करें। हम देखें कि हमने इस सेमेस्टर के अंदर कितने इंडस्ट्री के लोगों को अपनी संस्था में बुलाया, क्या हम वो चीजों को डॉक्यूमेंट करें, और अगले सेमेस्टर में हम कितने लोगों को बुलाने जा रहे हैं। इस सेमेस्टर के अंदर हमारे स्टूडेंट्स कितनी इंडस्ट्रीज में उन्होंने विजिट किया, और अगले सेमेस्टर में क्या हम 1 या 2 नंबर और बढ़ा सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट वर्क, कोई लाइव प्रोजेक्ट है, हमारे स्टूडेंट है वो इंडस्ट्री में ले रहे हैं, तो इस टाइप की अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके आप इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन और बढ़िया कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग इज ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट। ट्रेनिंग बच्चों की बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो कि अराउंड 1 महीने की या 1.5 महीने की होती है, उस पर भी इंडस्ट्री भी कोशिश करती है, इंस्टीट्यूशन भी कोशिश करे। जनरली देखिए, हम स्टूडेंट्स को कह देते हैं कि आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, और उसके बाद इंस्टीट्यूशन को लगता है हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ने अपनी तरफ से एफर्ट करने हैं, वो कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्या करना है उन्होंने, तो हम बहुत कम उनको इनपुट देते हैं एज फार एज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज कंसर्न। लेकिन मुझे लगता है कि इंडस्ट्री की ट्रेनिंग के लिए हमें इंस्टीट्यूशन को, हमारे पॉलिटेक्निक को या इंजीनियरिंग कॉलेज को बहुत एफर्ट करने चाहिए। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बच्चों को हेल्प करें। अगर कोई बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करें, तो उसमें हेल्प करें। इंडस्ट्री में जाके वो किस टाइप की एक्टिविटीज करेंगे, किस टाइप के टास्क करेंगे, वो भी आइडेंटिफाई करें। प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी है, उसके बारे में इनपुट दिया जाए। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर he is the right person as far as this particular task is concerned. So my friends, this is all what I wanted to say about curriculum implementation. I would like to sum up here by saying कि curriculum implementation में आपको बहुत it is a challenging task curriculum को implement करना। revised curriculum कोई जब आप implement करते हैं, क्योंकि आपको definitely resources की कमी होती है, और भी काफी आपको प्रॉब्लम्स रिलेटेड आती हैं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे और डिपार्टमेंट लेवल पे कमिटमेंट है कि हमने, अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम उसे बैठ के इकट्ठे मिलके एक टीम में हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, क्या बॉटलनेक है, कहाँ पे लैकुना है, उसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये अगर कमिटमेंट है और अगर मोटिवेशन है कि कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हमारी एक कोशिश रहेगी कि इन प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, और करिकुलम इंप्लीमेंटेशन को, वी विल इंप्लीमेंट द करिकुलम इन द राइट स्पिरिट, इन द सेम स्पिरिट इन विच इट हैज बीन डिजाइन। तो अगर ये चीजें अगर हमारे माइंड में रहेगी तो डेफिनेटली हम करिकुलम को अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।